मैं चंदन महाराज सर, आप सब लोग का बिहार टॉपर बैच में स्वागत है। हमारे जितने भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, पूरे बिहार की बात बतला रहे, पूरे बिहार के जितने भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं जो इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और जिनका सपना है कि सर हम टॉपर बनना चाहते हैं, तो अभी भी आप लोग के पास 5 महीने टाइम है। अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं, एकदम बिल्कुल तैयारी शून्य है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो कहने का मतलब है कि जिसका भी इंतजार था कि ना सर हमको एकदम बेहतरीन टीचर मिले, तो ऑफलाइन के बादशाह हैं हम। तो कहने का मतलब है कि अब ऑनलाइन में भी आ गए। आप लोग को बता देते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ लड़का हर फील्ड में आगे, हर साल टॉपर है। अब यहां आप भी बनिए टॉपर 2025 में। थंबनेल को देख के पता चल गया होगा कि क्लास 10th का मैथ शुरू होने जा रही है। हालांकि आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चैप्टर 1 एकदम शुरू से निकाल दीजिएगा, बुक एकदम शुरू से चालू होगा। यही एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी से बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब आप लोग का आज प्रश्नावली 1.1 शुरू होगा और समाप्त भी हो जाएगी। लेकिन 1.1 शुरू करने से पहले इसका पूरा इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, पूरा दबा के थ्योरी पढ़ा जाएगा। थ्योरी का मतलब इसका सिद्धांत बनाने का मेथड। अब रह गई बात कि पूरा जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दे देते हैं कि ये आप लोग का पार्ट 1 पहला वीडियो होगा। आज का पार्ट 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला वीडियो। चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या, इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। पूरा इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। आइए, आपका जो बैच चल रही है बिहार टॉपर बैच, आप लोग को हम टॉप कराने की एकदम गारंटी लिए हैं और गारंटी ले चुके हैं। हो जाइए तैयार। और जो भी 10th के बच्चे हैं अपने पूरे संगतिया को खूब शेयर कीजिए, जहां भी प्लेटफॉर्म है वहां पर शेयर कीजिए। हितई में, नतई में, पूरा बिहार में एकदम शेयर कर दीजिए। आप लोग को हम वादा करते हैं कि आप एकदम बिहार में टॉप कीजिएगा। एक बात बताइए, जो बिहार टॉप करने वाले हैं, जो भी बिहार टॉप करने वाले हैं, कोई ना कोई तो बिहार में टॉप करने करेगा। उनको भी नहीं पता है कि हम ही बिहार टॉप करेंगे, उनको भी नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बिहार टॉप करेगा। और जैसा ही बिहार टॉप करेगा तो क्या कहेगा, और हम बिहार टॉप कर गए, ये कैसे हो सकता है। अब ऐठना चालू कर देगा, हमारा से तेज कौन है। तो इस दिन को लाने के लिए तैयारी दमदार होनी चाहिए। आप लोग देखिए, कोई ऊपर से तेज बन के नहीं आता है, सब यहीं पर पढ़ के टॉपर बनता है, तेज बनता है। अब बता देते हैं कि आपका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, आपका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि फलाना तेज है तो कुछ नहीं, चुपचाप पढ़ रहा है। आप सोचिए कि आप 20 गो क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन याद कर गए और उसी में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कंपटीशन है किसके साथ। 20 गो आपका क्वेश्चन है, 20 याद कर जाइए और जो पूछेगा वहां पर दबा के घसीट दीजिए, तो कौन नंबर काट देगा। कंपटीशन खुद के साथ है कि हमको याद नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग की गलती नहीं है। क्योंकि जहां भी पढ़ रहे हैं वो खाली सब जितना आप देखिए, टीचर के नाम पर टीचर भी यूट्यूब पर चाहे ऑफलाइन में भाड़ा पड़ा है। वो अब क्या करता है कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करने के चक्कर में रहता है। और सिलेबस खत्म करने के चक्कर में आप लोग के जिंदगी के साथ खेल जाता है सब। आप लोग को समझ में आवे चाहे ना आवे, उन लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारा सिलेबस खत्म हुआ, टाइम पैसा टाइम पर ले लिया है, तो आप लोग की जिंदगी भाड़ में जाए। आप सोचिए कि आप जहां पढ़ते हैं वहां के लड़का बिहार में टॉप काहे नहीं करता है, इसके पीछे सवाल होना चाहिए। अब आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, पूरा किताब पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आप लोग को फिजिक्स भी लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, मैथ भी लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। कंपैरिजन जरूर कीजिएगा, जहां आप पढ़ते होंगे कि वो टीचर बेहतरीन है कि चंदन महाराज सर बेहतरीन है।
तो चलिए अब आप शुरू करते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी टाइम पास किए। याद रखिएगा बिहार टॉपर बैच है, पार्ट 1 आज से शुरू होने जा रही है। आप लोग को बता देते हैं कि एकदम शुरू से चालू करेंगे, एकदम शुरू से, ध्यान से देखिएगा, एकदम शुरू से देखिएगा बाबू। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे अब तक कुछ नहीं पढ़े, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निकाल दीजिए किताब प्रश्नावली 1.1, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, निकाल दीजिए। आप लोग एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा। चैप्टर का नाम है वास्तविक, रुके थोड़ा पंखा चला दे, गर्मी हो रही। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग को पढ़ना है पहला प्रश्नावली 1.1, पहला प्रश्नावली 1.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया जाता है, सबसे पहले पढ़ते हैं इसका थ्योरी। तो यहां पर लिखिए थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1, प्रश्नावली 1.1 है, निकाल दीजिए। इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में प्रश्नावली 1.1 का थ्योरी, प्रश्नावली 1.1 का थ्योरी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। एक बात हमारा ध्यान में रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप पढ़ाई में अपने को कमजोर समझना। जो लोग पढ़ाई में अपने को कमजोर समझ लिए हैं, तो बच्चा याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप लेके बैठे हैं। तो आप लोग पाप लेके मत बैठिएगा, एकदम गारंटी देते हैं कि आप भी तेज है, एकदम गारंटी देते हैं आप भी तेज है। जब मैथ बनने लगेगा ना, तो कहिएगा अंदर से एकदम हिल कोरा मारेगा, रे साला हमहू तेजे रही, हमार पढ़ावे वाला चुट्टा रहे। एकदम इस बात को देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग थ्योरी को चालू करेंगे, तब प्रश्नावली। तब प्रश्नावली 1.1 के थ्योरी का पहला जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या। उस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या। हेडिंग दीजिए वास्तविक संख्या, कॉपी लेके बैठ जाइए बाबू। वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। चलिए कॉपी लेके बैठ जाइए सभी लोग, लिखिए टॉपिक का नाम क्या है बच्चा, वास्तविक संख्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं रियल नंबर। अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि रियल नंबर किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं बाबू। देखिए वास्तविक संख्या का परिभाषा बता देते हैं कि वह संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। वह संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान तो देख लीजिएगा बच्चा, वास्तविक संख्या का परिभाषा है कि वह संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब यहां पर सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि किसका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। तो ध्यान तो देखिए,
एग्जाम्पल में इजी का मतलब एग्जाम्पल होता है। ई से एग्जाम्पल, जी से ग्रेसिया। ग्रेसिया नामक गणितज्ञ ने बताया कि जब किसी क्वेश्चन को बताइएगा तो उसके एग्जाम्पल के साथ बताना है। जब एग्जाम्पल के साथ बताइएगा तो इसको शॉर्ट में कहा जाएगा इजी। एग्जाम्पल ग्रेसिया अपने नाम पर रख दिया। कैसे होता है? न्यूटन ने बोला, न्यूटन ने ये जो नियम बताया तो न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। यहाँ पर यह भी तो हो सकता था कोई और नियम लगा देता, लेकिन क्या जरूरत थी न्यूटन, लेकिन अपने नाम को फेमस करना था। हमको तो लगता है कि जब तक धरती रहेगी तब तक न्यूटन का नाम चलता रहेगा। हम जाएंगे, अगर दूसरा भी टीचर आएगा तो पढ़ाएगा न्यूटन का प्रथम नियम, वह भी चल जाएगा। उसका लड़का आएगा पढ़ाता रहेगा न्यूटन का प्रथम नियम। मतलब कि जब तक धरती रहेगी तब तक न्यूटन का नाम अमर रहेगा। यही चीज आप लोग को बोलते हैं कि धन दौलत नफरत सब यही रह जाएगी। किसी के साथ नफरत मत कीजिए, कुछ ऐसा काम करके जाइए कि जब तक धरती रहे तब तक आपका नाम गूंजता रहे। तो चलिए, यहाँ पर यही ग्रेसिया का भी नाम गूंज रहा है। अब जब ग्रेसिया का नाम गूंज रहा है तो अब एग्जाम्पल में देखिए कैसे पता चलेगा कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले प्लस लीजिए, 1 1 2 -1 -2, अपने पर ध्यान से देखिएगा। अगर चाहे एगो और ले लीजिए, एगो और ले लीजिए, I√2 I√10 -√10 आ एगो ले लीजिए -√10 भीतर में। अब इस सबका स्क्वायर कीजिए, जो दिखाई दे रहा है सबका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। जब सबका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी का 4, और -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस प्लस 1 के स्क्वायर 1, और -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस प्लस और 2 दूनी का 4। बाबू -2 के स्क्वायर का मतलब होता है कि -2 का 2 आदि गुणा, तो माइनस प्लस और 2 दूनी का 4 हो जाएगा तो प्लस में। तो अब देखिए यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस में, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा तो प्लस में, तो प्लस में है तो इसका स्क्वायर प्लस में हो गया। 2 भी प्लस में तो इसका स्क्वायर प्लस में 4 आ गया। माइनस है लेकिन इसका स्क्वायर किया तो प्लस में आ गया, या भी माइनस में इसका स्क्वायर किया तो प्लस में आ गया। तो जब प्लस में आ गया, यहां भी इसको भी चेक किया जाए, √2 है, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो बाबू स्क्वायर के चलते रूट खत्म हो जाता है। जब भी देखिएगा कि अगर रूट के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो ये स्क्वायर के चलते रूट खत्म हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा 2। यहां भी √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर के चलते रूट खत्म। यहां भी देखिए -√3 है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस प्लस और स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो खाली क्या बचा 3। इसका भी अगर कीजिएगा, इसका भी -√3 के स्क्वायर, तो ये स्क्वायर के चलते रूट खत्म, खाली क्या बचा -3। लेकिन यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या का जो परिभाषा है कि वह संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। और जो भी संख्या लिए तो देख लीजिए कि सबका वर्ग क्या है, सब प्लस में आ रहा है। धनात्मक का मतलब प्लस में, तो इस सब प्लस में आ रहा है। तो जब सब प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपका प्लस में नहीं आया है, यहाँ पर माइनस में आ गया है। तो जो प्लस में आया है इस सबके सब जो दिखाई दे रहा है, सबके सब, इस सब आपका वास्तविक संख्या है, जो है आपका वास्तविक संख्या नहीं है। इसलिए कि इसका जो वर्ग आ रहा है माइनस में आ रहा है, जबकि आना चाहिए किस चीज में, प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ पर किस में आ गया, माइनस में। तो जब माइनस में आ गया तो इसका मतलब है प्यारे स्टूडेंट कि ये आपका कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये कबो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो अब हम लोग का वास्तविक संख्या कौन हो गया, प्लस वाला माइनस वाला। तो एक लाइन में आपको बता देते हैं कि वास्तविक संख्या सब प्लस वाला, ठीक है, वास्तविक संख्या सब प्लस, जितना प्लस में देख रहे हैं चाहे माइनस में देख रहे हैं,
+1 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। अच्छा प्लस में भी लीजिएगा, प्लस में 1 2 3 4 डॉट डॉट, माइनस कहिए चाहे प्लस के, सबके सब वास्तविक संख्या है। ना अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या का एक ही बात है कि वह संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। तो सबका हम स्क्वायर किए तो सब प्लस में आ गया, धनात्मक का मतलब प्लस में। ठीक है, तो जब प्लस में आ गया तो ये जो घेरा में दिखाई दे रहा है, यही जो अंक है, इस सबके सब क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, तो इसलिए वास्तविक संख्या बराबर टोटल हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद इसको उतार दीजिए। उतारने के बाद अब अगला थ्योरी देते हैं। चलिए वीडियो का क्वालिटी भी सही चल रही है। अब चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरी है पारकित संख्या। इस सब नीचे क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे पारकित संख्या। पारकित संख्या देखिएगा बाबू, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, पारकित संख्या। अब यहां पर ध्यान तो देखिएगा, पारकित संख्या, ध्यान तो बाबू देखिएगा। पारकित संख्या यहां पर समझने वाली चीज है कि पारकित संख्या किसको कहते हैं। तो ये आप लोग भी जानते हैं कि पारकित संख्या किसको कहते हैं, कि वह संख्या जो 1 से प्रारंभ हो। ये आपको भी पता है। वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, उसे पारकित संख्या कहते हैं। पारकित संख्या कहते हैं। अब देखिएगा बच्चा, पारकित संख्या का मतलब कि वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो, मतलब गिनती की संख्या। मतलब देखिए पारकित संख्या, तो पारकित संख्या को क्या से सूचित किया जाता है, n से। याद रखिएगा, पारकित संख्या को बाबू क्या से सूचित किया जाएगा, n से। अब पारकित संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो वह संख्या जो 1 से शुरुआत हो, तो इसको हम लोग कहते हैं पारकित संख्या। क्या कहते हैं, पारकित संख्या। अब यहां पर देखिए बाबू, अब यहां पर समझिए। अब अगला थ्योरी, अब पारकित संख्या तो समझ में आ गया, वास्तविक संख्या भी आप लोग को समझ में आ गया। अब यहां पर चलेंगे, अगला जो थ्योरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। अब देखिए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, ध्यान तो बहुत देखिएगा। पूर्ण संख्या में ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना है। इसमें तो वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो रही है, तो यहां पर सीधे बोलिएगा कि वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, 1 से नहीं, जो 0 से प्रारंभ हो। जो 0 से प्रारंभ होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो ये लिख दो, वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं जो 0 से प्रारंभ हो। वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, पूर्ण संख्या बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। कहने का मतलब है कि पारकित संख्या होगा तो 1 से प्रारंभ होगा, अब पूर्ण संख्या होगा तो 0 से प्रारंभ होगा।
तो जो 1 से प्रारंभ होगा इसको हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या, और जो 0 से बाबू प्रारंभ होगा इसको कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। समझ में आ रही है? चलिए अब इसके बाद अगला होता है पूर्णांक संख्या। देखिएगा बाबू, पूर्णांक संख्या अगला थ्योरी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। अब यहां पर देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? ठीक है, तो पूर्णांक संख्या का डिफिनीशन है कि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए यहां पर बात स्पष्ट है, पूर्णांक संख्या में देखिए यहां पर पूर्णांक संख्या को आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां पर देखिए क्या लिखवा है, ऋणात्मक संख्या, तो इधर डॉट 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 -3 -2 -1, ये आपका इधर बढ़ेगा तो ऋणात्मक, इधर बढ़िए 0 1 2 3 डॉट डॉट, तो यहां से लेके इधर अगर बढ़ते हैं तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अगर इधर बढ़ते हैं यहां से इधर तो इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। आप दोनों को मिला दीजिएगा तो सब हो जाएगा पूर्णांक संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर किसको कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब है ऋणात्मक और पूर्ण दोनों को मिला दीजिएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में माइनस प्लस जीरो सब होता है, सबके सब पूर्णांक संख्या है। समझ में आ गया? अभी प्रश्नावली 1.1 का थ्योरी चल रहा है, उतारते चलिएगा। अब इसके बाद अगला जो हम लोग का टॉपिक है, अगला जो टॉपिक वो होता है, अगला जो टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अगला टॉपिक, अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम संख्या, प्राइम, प्राइम नंबर। नहीं कहते हैं कि कुछ लोग विशिष्ट होते हैं तो उसको लोग प्राइम कहते हैं कि आप बहुत प्राइम व्यक्ति है। प्राइम का मतलब कि किसी से मतलब नहीं, तो इसमें भी वही चीज है, इसको भी किसी से मतलब नहीं है। वैसी संख्या जो अपने आप से कटे, ठीक है, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो अपने आप से कटे, जो अपने आप से कटे उसे, अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं जो अपने आप से कटे, बाबू अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें ज्यादा ब्रेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसी संख्या जो खाली अपने आप से कटे, मतलब देखिए इसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बराबर एक हो गया 2 3 5 7 11 13 17, ये सब जो संख्या दिखाई दे रही किसी से नहीं कट सकती है। जब कटेगी तो अपने आप से कटेगी, ये किसी से कटने वाली नहीं है। जब किसी से नहीं कटेगी तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहां पर भी ध्यान देने वाली चीज है, एगो नोट। अगर कोई आपसे पूछेगा कि जीरो बताइए कि ऋणात्मक संख्या है धनात्मक संख्या है, तो एक बात बता देते हैं, न तो यह धनात्मक है और न ऋणात्मक है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, न तो ऋणात्मक,
ये न्यूट्रल होता है, न धनात्मक न ऋणात्मक। ठीक है, अब पूछे कि क्या है, तो न्यूट्रल है, ना हम प्लस है ना माइनस है, काम खत्म, ये स्वतंत्र है। ठीक है, ये क्या है, स्वतंत्र है। समझ में आ गया। अब इसके बाद ये जब समझ गए, ये आप लोग का थ्योरी था, वास्तविक संख्या समझ में आ गया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, यहाँ पर अभाज्य संख्या। अब चलते हैं मैथ बनाने की ओर। अब मैथ कैसे बनेगा, यूक्लिड पर देखिए। यूक्लिड का एक नियम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब प्रश्नावली 1.1 पर आते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान से बहुत देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ध्यान से देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसमें किसको क्या कहते हैं। सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि अगर x ले y में भाग देते हैं, z बार में जाता है, यहाँ पर p आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, भागफल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। ध्यान तो देखना, शेषफल। ठीक है, अब इनके माध्यम से हम लोग को निकालना है HCF। इनके माध्यम से HCF निकालना है। तो देखिए कैसे निकालता है। एक नियम होता है भागफल का नियम से देखिए वो नियम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। अब इसमें जो भाजक होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो भाजक होता है बच्चा, जो भाजक दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग यूक्लिड के माध्यम से HCF कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में मशक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, मशक कहते हैं। तो अब देखिएगा, यहां पर HCF कह रहा है। ठीक है, तो मशक, HCF का मतलब मशक होता है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि जो शुरू वाला जो भाजक होगा, इसी को HCF कहा जाएगा। तो अगर x से y में भाग दीजिएगा, z बार में जाएगा, आप p शेष बचेगा, बीचवा वाला को भाज्य कहते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। तो भाज्य का सूत्र होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। समझ में आ रही है। अब यहां पर समझिएगा, अब यहां जब इतना समझ गए कि इसको हम लोग HCF कहते हैं, तब थ्योरी खत्म, द एंड। अब आप लोग को चालू करते हैं प्रश्नावली 1.1। इसी के साथ आप लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए उतार लीजिए। उतार लीजिए बाबू, प्यारे स्टूडेंट। देखिए अब एकदम शुरू से एकदम बताते हैं प्रश्नावली। आप पूरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी भारी नहीं है, पूरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली 1.1 ध्यान से बाबू देखिएगा। यहां पर जो क्वेश्चन है आप लोग का, पहला क्वेश्चन किताब निकाल लीजिएगा प्रश्नावली 1.1 का। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब ध्यान से बच्चा देखिएगा, जबकि पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 135 और 225, दूसरका में दिया है 196 और 38 220, 80 में दिया 3 में दिया है 867 और 255 दिया है। ध्यान से बाबू देखिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के दुनिया में लेके चल रहे हैं कि ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे। देखिए खुशी और टेंशन कैसे होती है। अगर मान लीजिए कि कोई लड़का है, अब बेचारा थोड़ा सा करिया है, और उसको खूब सुंदर लड़की से अगर ब्याह होने लगेगा ना, खूब सुंदर, तो बेचारा टेंशन में आ जाएगा। आजकल का जमाना है कि मैसेज से खूब बतिया, तो डायरेक्ट कॉल से बतिया रहा है सब। तो जब बतिया रहा था तो गलती से उधर से मैसेज क्या आ गया कि सॉरी आपसे मेरी ब्याह नहीं हो सकती है। वो बेचारा दूल्हा जैसा ही मैसेज देखा कि नहीं, तो बेचारा टेंशन में आ गया कि ये क्या कह दी। तो अब वो सोचने लगा कि हम करिया है, इसीलिए लग रहा है कि हमसे कह रही है कि ब्याह नहीं होगा। बेचारा टेंशन में आ गया। और तब तक उधर से दुल्हनिया देखिए, अरे ये तो अपने वाला पर चल गया जिससे ब्याह हो रहा है। फिर मैसेज कर दी, सॉरी गलती से आप पर भेजा गया था। दूल्हा और डबल टेंशन में, बाप रे बाप, कहीं दूसरे में फसल है क्या। तो एक बात याद रखिएगा, सुंदर फूल मतलब सुंदर गुलाब किसी एक का नहीं होता है, सबको भाता है। आप कैसे सोच लिए कि खाली आप ही की पसंद की है। बेचारा दूल्हा डबल टेंशन में चला गया, टेंशन से डबल टेंशन। चलिए आइए यहाँ पर, अब देखिए, अब इसको हल किया जाए। ध्यान तो देखिएगा, अब धीरे धीरे करके बताते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड का प्रयोग करके। देखिए हम इसी को बताते हैं, इस क्वेश्चन को 135 और 225 का, ठीक है। तो 135 और 225 का देखिए, तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिए, इसी थ्योरी का यूज करना है। इसी थ्योरी का हम लोग क्या करेंगे कि कम वाला से ज्यादा वाला में भाग देंगे। देखिए भाग देते हैं, 135 से 225 में भाग देते हैं। 135 से 225 में भाग देते हैं, क्योंकि जब भी आप HCF निकालिएगा तो कम वाला से अधिक वाला में भाग दिया जाएगा। तो देखिए कितना बार में जाएगा, एक बार में 135। हाई 5 में से 5 घटाइएगा 0, हाई 2 में से 3 नहीं घटेगा तो इसमें से हासिल जाएगा, तो 12 हो जाएगा बच्चा। अब 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 9। हाई तो चला गया तो 1 बचा, खत्म। अब देखिए अब नहीं जाएगा, अब चुपचाप इसको यहां पर ला देना है। यूक्लिड का यही नियम है। अब चुपचाप इसको यहां पर ला देना है। अब यहां पर लाइएगा तो यहां पर आएगा तो 135। अब फिर अब भाग दीजिए, फिर इसको भाग देना है। तो 90 से 135 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा 90। अब 5 में से 0 घटेगा 5, 13 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 4, 45। अब तो नहीं कटेगा, फिर अब इसको यहां पर लाइए, ठीक है। 90, 45 दूनी 90, ठीक है। अभी क्या हो गया, 0 मैंने कट गया, मैंने कहने का मतलब है कि 0 0 90 में से खत्म हो गया, यही ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 में से 90 घटाओ 0। अब देखिए, अब यहाँ पर HCF कौन होगा। अब यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना, अभी HCF कौन होगा, ध्यान तो देखिएगा।
चूंकि हम लोग खुद जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यही होता है। तो अब देखिए, इसको तो हम लोग कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल। तो पहले इस वाला रेशियो में देखिए, पहले भाज्य के जगह पर रखे, तो भाज्य कितना है, भाज्य 225 बराबर यहाँ पर भाजक, तो भाजक कितना है, भाजक 135 गुणा भागफल, तो भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल, तो शेष कितना है बच्चा 90। ठीक है, तब भाज्य आपका देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो 135 गुणा 1 प्लस शेषफल। ठीक है, तो जैसे आप इसको लिखे वैसा ही सेम टू सेम इसका भी लिखिए और सेम टू सेम इसका भी लिखिए। ठीक है, तब इसको लिखिएगा तो 225 के जगह पर 135 है, यहां पर लिखिए 135 बराबर, तो देखिए भाज्य बराबर, अब इसके लिए ई भाजक का काम करेगा लेकिन इसके लिए शेषफल है, तो अब इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान देना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो कितना हो जाएगा 90 गुणा 1 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 45। अब फिर देखिए, अब इसका भी हो गया, उसी तरह इसका भी लाइए, तो इसका भी लीजिएगा, तो अब हाई आपका भाज्य हो जाएगा भाजक भागफल, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो हो जाएगा कितना 90 बराबर 45 गुणा 2, 45 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना है तो 0 है। समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, जब लास्ट में यहाँ पर 0 आ जाता है, तो 0 के बाद जो ये वाला जो शुरू होता है, ये वाला जो शुरुआत होता है, इसमें देखिए हम चूंकि थ्योरी में लिखवा दिए हैं कि भाजक वाले जगह को HCF कहते हैं, तो यहाँ पर जो भाजक वाला जगह है इसी को हम लोग कहते हैं HCF। ठीक है, तो इसलिए HCF बराबर आपका हो जाएगा 45, यही आप लोग का आंसर ऐसा ही बनेगा। लेकिन अब रह गई कि इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं से पकड़ दीजिएगा, जैसा ही 0 आएगा इसके जितना से भाग दिया जाएगा यही आपका HCF हो जाता है। क्या हो जाता है HCF, तो HCF का मान कितना हो जाएगा, मशक का मान 45। समझ में आ गई। चलिए फिर आप लोग को बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले छोटका से बड़का में भाग देना है, जैसे इसको बता दे सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। 135 से 225 में भाग दीजिए तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। तो 225 में से 135 घटाइएगा बाबू तो 90 हो जाएगा। अब इसको यहां पर ला दिए, यूक्लिड का यही नियम है, जैसा ही आप नहीं करेगा इसको इधर, अब इसको इधर लाइएगा तो फिर एक बार में जाएगा, घटेगा तो कितना 45, फिर अब इसको यहाँ 45 दूनी 90, कट फट के 0, जब तक से 0 नहीं हो जाता है तब तक से काटते रहना है। तो जब 0 आ गया तो इसका मतलब कि शुरू वाला जितना से भाग दिया जा रहा है वही आप लोग का HCF हो जाएगा। तो इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा 45। हाँ, ये आप लोग का लिखने का तरीका है, क्योंकि यूक्लिड जोड़ दिया है, लिखिएगा तो भी ठीक, नहीं लिखिएगा तो भी ठीक। ठीक है, और लिखने में क्या दिक्कत है, भाज्य बराबर मतलब कि 225 बराबर भाजक गुणा भागफल, इसको गुणा कर दीजिए और नीचे वाला के धर के जोड़ दीजिए, बस हो गया। इसमें आइएगा तो 135 बराबर इसको गुणा कीजिए और नीचे वाला धर के जोड़ दीजिए। 90 को लीजिएगा बाबू तो इसको जोड़ दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए और नीचे वाला धर के जोड़ दीजिए, और जैसा ही 0 आएगा तो शुरू वाला HCF। समझ में आ गई। जिसको नहीं समझ में आया होगा पीछे वीडियो एक बार करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब वैसा ही आपका 2 बनेगा 3 बनेगा। अब देखिए हो सकता है कि एक के बार में कट जाए तो आपका वहीं पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको बनाइए देते हैं। देखिए और दूसरका में दिया है 196 और 38,220 और 38,220। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, 38,220। अब इसको भाग दे रहे हैं, देखिए 196 से 38,220 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा,
196 से देख लीजिए, 196 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 14 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 2 1 3, 382 अधिक हो जा रहा है। इसका मतलब कि एक बार में जाए, यही ना, तो एक बार में जाएगा तो 196, 12 में से 6 घटल 6, हाई कितना बचल, एगो हासिलवा चल गई तो 12 में से 6 घटल 6 तो 7 ना, तो 17 में से 9 घटल 8, 2 में से 1 घटल 186, यही हो गया। अब इसके बाद अब यहां से 2 को उतार दीजिए। अब देखिए कि 196 में कितना से गुणा करे कितना आ जाए इसके भीतर, मतलब कितना बार में जाएगा। तो अब इसको गुणा करके दिखा देते, देखिए 196 में 9 से गुणा, 9 54 के 4, 99 81 या 5, 86 8, 9 1 9 9 8, आज 16 1 17, तो इसका मतलब कि 1764, 10 बार में 1960 जो कि अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कितना बार में जा रहा है, 9 बार में 1760, 2 में से 0 घटल 2, 6 में से 6 घटल 0, 8 में से 7 घटल 1, आई उतर गई क्या बचल 0। अब देखिए कितना बार में जाएगा, हमको लगता है 5 बार में काट जाएगा। आई 5 6 30 के 0, देखिए 196 में 5 से गुणा कीजिए, 6 5 30, 9 5 45, 3 48, यही ना होगा जी। एक मिनट, आई 1764 न था जी, गलती है यहाँ, देखिए आई चूंकि गुणा कीजिएगा, देखिए गुणा करके दिखा देते, 196 में 9 से गुणा कीजिएगा, 9 9 18 9 27 9 24 9 25 45 9 54 के 4, 99 81 या 5 86, ठीक है, 9 8 कितना हो जाएगा 17, 1764 न होगा। अब घटाइए, 12 में से 4 घटल 8, हाई कितना हो जाएगा, इसमें से को हासिल जाएगा तो 5, 15 में से 6 घटल 9, हाई आपका 7, खत्म ना। अब यहां से कितना उतरा 0, अब 5 बार में लेके जाइए तो 196 5, 6 5 30, 9 5 45, 3 48, अब 5 4 9, 980। अब इसको भी कटाइए, इसको तो मतलब क्या बचा 0, तो हम क्या देख रहे, कटाना नहीं चाहिए, 0 लिख दीजिए, 0 में से 0 घटल 0, 8 में से 8 घटल 0, 9 में से 9 घटल 0। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि साफा कट गया, आज जब साफा कट गया तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। तो इसको लिख भी सकते हैं इससे कि भाज्य बराबर 38 220 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, 196 गुणा 195 प्लस शेषफल। आज जब 0 हो गया तो इस शुरू वाला मान आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो इसलिए HCF का मान कितना 196, यही आप लोग का आंसर, समझ में आ गया। तो चलिए इस वीडियो को पीछे करके देखिएगा, एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, ध्यान से बाबू देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब देखिए ये कैसे बनेगा, ध्यान तो देखिएगा तो एकदम आसान। अब कितना बताए आसान, एकदम आसानों में आसान है। अब हमको लगता है कि आप लोग को बिहार टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए कितना आसान है, जब इसको हल कीजिएगा, इस साफ करे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो 2 से पूरा न कटे। तो जो 2 से पूरा नहीं कटेगा तो 3 है, 5 है, 1 है, 7 है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बाबू धनात्मक विषम पूर्णांक। तो जो 2 से पूरा नहीं कटेगा इसी को हम लोग कहते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। आज जितना धनात्मक विषम पूर्णांक है सब इस रूप में है,
इसको सिद्ध करना है। तो पहले तो यहाँ पूर्णांक लिखिए, ठीक है। तो पूर्णांक क्या कर दिया है, 6^3 6^3 6^5, ठीक है। आप पूर्णांक देखिए, पहले q का मान लेते हैं, चूंकि साफ कर है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। तो पूर्णांक q बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4 डॉट, ठीक है। q बराबर, चूंकि अंक तभी ना q का मान रखा जाएगा। तो ध्यान से बाबू देखिएगा, जब q बराबर 1 लेते हैं, q का मान 1, तब पूर्णांक बराबर, तो पूर्णांक 6, और जहां जहां q दिखाई दे रहा है बच्चा, जहां जहां q दिखाई दे रहा है, q का मान खाली कितना रख देना है, 1। तो q के जगह पर 1 प्लस 1, 6 यहाँ भी q के जगह पर 1 प्लस 3, यहाँ भी 6 q के जगह पर 1 प्लस 5, और 6 से 1 में गुना हो गया 6 और 6 1 7, 6 से 1 में गुना हो गया 6 और 6 3 9, 6 से 1 में गुना हो गया 6 और 6 5 11। बताइए 2 से पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब कि विषम प्लस में है, तो विषम संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब कि इसका जो मान निकाले तो विषम धनात्मक पूर्णांक आ गया। तो जब विषम धनात्मक पूर्णांक आ गया तो इसका मतलब कि यह क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो लिख दो, यह विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहां पर देखिए बाबू, ये तो आपका q बराबर 1 रखने पर, अब क्या करते हैं कि जब q बराबर 2 लेते हैं, ठीक है, तब पूर्णांक, अब q बराबर 2 लेते हैं, तो q बराबर 2 लीजिएगा, तब जहां जहां q दिखाई दे रहा है, q का मान क्या रखा जाएगा, 2। तो 6 गुणा 2 प्लस 1, और 6 गुणा 2 प्लस 3, और 6 गुणा 2 प्लस कितना 5। अब इसको कीजिए, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 3 15, और 6 दूनी 12 5 17। तो यह भी 2 से पूरा नहीं कटेगा। तो यह भी जब 2 से पूरा नहीं कटेगा तो इसका मतलब कौन सी है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए यह विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अब देखिए, अगर इसी तरह से, ध्यान से बाबू देखिएगा, अगर इसी तरह से अब q बराबर 3 4 रखिएगा, इसी प्रकार q बराबर 3 4 डॉट रखने पर विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है, यह विषम पूर्णांक है, यह विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, प्रूव्ड। समझ में आ गया? एकदम बता देते हैं, एकदम इतना बेहतरीन तरीका से कोई नहीं पढ़ा सकता जितना बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से बाबू आप लोग को बता रहे हैं, पहले ध्यान से देखिएगा, इसको एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझा रहे हैं, थोड़ा सा भी भारी नहीं, थोड़ा सा भी। देखिएगा, सबसे पहला काम, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या करे, पहले क्वेश्चन को पढ़िए खूब मन से। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन साफ करे कि ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको आप बताइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में। धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब होता है कि वह संख्या जो 2 से पूरा न कटे। तो जब 2 से पूरा न कटे तो इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक।
तो यहाँ पर आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले इसी को लिखिए यहाँ पर Q बराबर 1 2 3 4 ले लीजिए। पहले Q का मान 1 लीजिए, तो जहां जहां Q दिखाई दे रहा है तो Q के जगह पर 1 रखिए बाबू। तो 6 और Q का मान 1 प्लस 1, Q के जगह पर 1 प्लस 3, Q के जगह पर 1 प्लस 5। 6 से 1 में गुना हो गया, 6 1 7, 6 3 9, 6 5 11। तो 7 9 11 ये आपको क्या लग रहा है? सम संख्या है, विषम संख्या, और उसमें भी प्लस में है, माइनस में थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो जब प्लस में तो इसका मतलब कि यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इससे साफ पता चलता है ये जो रूप दिखाई दे रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक का ही रूप दिखाई दे रहा है। अब यहां पर चलिएगा, अब Q बराबर 1 पर तो चेक कर देखिए एकदम पक्का गारंटी विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो भाई Q बराबर 2 पर भी चेक किया जाए कि पक्का ये है कि नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर Q बराबर 2 जब लीजिएगा बच्चा, तो जहां जहां Q दिखाई दे रहा है Q के जगह पर 2 हो जाएगा। 4 दूनी 12 1 13, 4 दूनी 12 3 15, 4 दूनी 12 5 17। ये आप लोग को क्या लग रहा है? विषम नहीं है, 2 से कोनो कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो जब यह विषम धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मतलब है कि ये जो रूप दिखाई दे रहा है साफ विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जब साफ विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब जब 3 4 भी रखा जाएगा तो विषम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसलिए इसका मतलब है ये जो दिखाई दे रहा है ये आप लोग का विषम धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आ गया प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट स्टूडेंट? तो अब आप लोग को क्या लग रहा है, बिहार में टॉप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? करेंगे, करेंगे ना? ठीक, चलिए उतार लीजिए। अब इसके बाद उतार लीजिए, वीडियो को रोकिएगा, बस उतार लीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। देखिए 3 आप लोग का, देखिए पढ़ के बता देते। किताब निकाल दीजिए बाबू, जो भी पढ़ रहे हैं किताब निकाल दीजिए। इसलिए कि थोड़ा सा बड़े चक्का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले सभी स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो समान संख्या अगर जहां भी पूछता है वहां पर डायरेक्ट HCF निकाल दीजिए, बाकी दिमाग कुछ मत लगाइए, सीधे डायरेक्ट HCF। जैसे देखिए यहां पर दिया है 616 दिया है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि बताइए स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो यहां पर लिखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बाबू। तो अधिकतम संख्या का मतलब इसमें जो अंक दिया 616 गो के सदस्य जब 32 सदस्य के टुकड़ी में बांट देवे के बाद, तो 616 और 32 का HCF निकाल दीजिए। और जैसा ही HCF निकालिएगा यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, देखिएगा तो बहुत आसान है। आप क्या कीजिए कि सबसे कम वाला से ज्यादा में भाग दीजिए। देखिए इसको हम भाग दे रहे हैं, 32 से 616 में भाग देते हैं। तो 32 पहले तो यहां पर एक बार में जाएगा, ठीक है। और 2 है तो 11 में से 2 घटेगा 9, और 5 में से 3 घटल 2, कितना उतरा 6। अब 32 में कितना से गुणा करेंगे कितना इसके आसपास आ जाए? चलिए बताइए, तो चलिए बताइए कितना बार में जाएगा, बोलिए। 9 बार में। देख लीजिए हाई 32 में 9 से गुणा कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, 288। तो 9 बार में तो 288। 16 में से 8 घटल 8, ठीक है। 16 में से हेकर में से हासिल गया तो 16 में से 8 घटल 8, 8 बचल तो 8 में से 8 घटल 0, तो कट जाएगा। 2 में से 2 घटल 0, कट जाएगा। अब क्या कीजिए कि 32 को यहां पर ले जाइए, ठीक है। 32 को अब कितना बार में जाएगा? 49 का 32। तो 2 में से 2 घटल 0, 3 में से 3 घटल 0। तो इसका मतलब कि ये जो बचा इसी को हम लोग कहेंगे HCF, एकदम पिछाई वाला है।
तो इसका मतलब कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 32। तो कह रहे इसका HCF बताइए। तो अब इसका जो HCF आया कितना आया 8, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान, यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, सीधे इसका HCF निकाल दीजिए, आप लोग का आंसर हो जाएगा बाबू। समझ में आ गया। अब आप लोग का अगला क्वेश्चन अब खत्म कर देते हैं। देखिए चौथा, ध्यान से देखिएगा। चलिए आप लोग का चौथा इस चैप्टर में खत्म हो जाए। देखिए बाबू चौथा में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन, एक मिनट लाइन कट गया। आप लोग का। चलिए लाइन आ गया, थोड़ा सा लाइन कट गई थी। अब देखिए बाबू क्वेश्चन भी लिख दिए। 4 नंबर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान तो देख लीजिए, पूर्णांक का वर्ग साफ कह रहा है, पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब यहां समझिएगा कि 3m या 3m+1 के रूप का कह रहा है। तो अब यहां देखिए कुछ मत कीजिएगा, कह रहे हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो यहां पर हॉल में देखिए बहुत आसान है। हम मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर, इसको मान लीजिए किताबों में दिया है, किताबों में दिया है 3q +1 3q+2 होता है। चूंकि किताबों में आपका हिंट भी दिया है बच्चा कि धनात्मक पूर्णांक जो होता है 3q+1 3q+2 के रूप में होता है। लेकिन सवाल खड़ा है कि ये जो रूप होता है 3m या 3m+1 के रूप में होता है कब, जब इस पूर्णांक का वर्ग किया जाए तो, माने इसको जब वर्ग किया जाएगा तो हमारा इतना होना चाहिए। कह रहे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो इसका वर्ग होगा, ठीक है, वो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो देखिए कितना आसान है। इसका पहले स्क्वायर किया जाए और 3q का स्क्वायर, चूंकि इसका वर्ग किया जाए, पूर्णांक का वर्ग का मतलब इसका टोटल पर स्क्वायर, और 3 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 3 का 9 और q स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 को हम 3 × 3q स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 का 9 और q स्क्वायर, माने हम इसको आप इतना भी लिख सकते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं m, ठीक है, क्या मान लेते हैं m। तो जब इसको m मानिएगा तो क्या हो जाएगा 3 और m लिखियो देते हैं, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, हाई 3 जस के तस, इसको m मानिएगा तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। अब 3q के बाद अब इसका स्क्वायर कीजिए, इस रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिएगा 3q+1 का स्क्वायर, तो ये 3q प्लस इसका 1 का स्क्वायर लीजिएगा तो इसका फॉर्मूला होगा a+b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होगा a स्क्वायर, मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a, तो a का मान 3q इंटू b का मान 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 3 का 9 और q स्क्वायर, 3 दूनी 6q प्लस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चे ध्यान से देखना, अब भाई दोनों में से कॉमन लीजिए, भाई 3 दोनों में है, ठीक है, तो 3 दोनों में हमको लाना है 3m, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो 3 का 9 q स्क्वायर, 3 दूनी 6
आई क्यू जस के तस अब प्लस 1 है, दोनों में से हम क्या करते 3 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर 3 इसको हम लोग क्या मानेंगे बबुआ, मान लेते हैं m, इसको m मान लेते हैं प्लस 1 लिखियो देते हैं, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q है, 3 जस के 10 इसको हम क्या मान लिए m प्लस 1, तो इसका जब स्क्वायर किए तो 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब इसके बाद अब इसका भी स्क्वायर करके चेक किया जाए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस रूप में इसको भी चेक किया जाए। तो देखिए इसको भी चेक कर रहे हैं, और 3q प्लस 2 इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2a, तो a का मान 3q इंटू b का मान 2, अरे 2a इंटू b का मान 2 प्लस b स्क्वायर, तो 3 का 2 अधिक गुना हो गया तो 3 का 9q स्क्वायर, द्वितीय 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी का 4। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम चूंकि लाना है इस रूप में, तो इस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यह भी क्वेश्चन है। तो देखिए 9q स्क्वायर प्लस 12q 4 को हम 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, तो 9q स्क्वायर, नहीं तो कॉमन ले लीजिए तीनों में से, तो तीनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो 3 का 9 3 बार में q स्क्वायर 3 चौका 12 q 3 यहां से हट गया 1 प्लस 1, इसको आप लोग चुपचाप m मान लीजिए, तो 3m इसको m मानिएगा तो प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहां पर कि इसका स्क्वायर किए तो 3m के रूप में मिल गया, इसका स्क्वायर किए तो 3m प्लस 1 के रूप में, इसका भी स्क्वायर किए तो 3m प्लस 1 के रूप में। तो हमको कहिए रहे कि सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो यही हम लोग को सीधे करना था, तो इसलिए लिख दीजिए, इसलिए धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। समझ में आ गया, यही आप लोग का आंसर एकदम समझ में आ गया। फिर तो एक बार बता देते, देख लीजिए, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसा ही है, एकदम सेम टू सेम, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। देखिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मान लेते कि धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 3q प्लस 2, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, इसका जब वर्ग किया जाए तो इस रूप में हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं, सबका वर्ग करना है, सबका वर्ग, तो 3q का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का 9q स्क्वायर, 9q को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, कारण कि 3 में गुना होगा तो 3 का 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 3, टोटल को मान लिए m, जहां m बराबर हटना, तो इसके जगह यहाँ पर m, तो ये आपका 3m के रूप में आ गया। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस 2a, तो a का मान 3q इंटू b प्लस b स्क्वायर, 3 का 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6q प्लस 1 के स्क्वायर 1, दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लीजिएगा तो 3q 3 दूनी 6 प्लस 1, इसका मान क्या हो जाएगा m, 3m प्लस 1। तो अब इसको हम लोग क्या मान लिए हैं m। तो ये जो क्वेश्चन जो तोड़े, तो देख लीजिए, इसको तोड़ने के बाद 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, और उसी तरह इसको भी तोड़ दीजिए, तो a प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 3 का 9q स्क्वायर, ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी का 4, तो ई वाला सेम टू सेम 4 को हम 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और 3 दोनों में, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो 3 का 9 3 चौका 12, 3 हट गया, 1, इसको हम लोग क्या मान लेंगे m, तो 3 जस के 10 बाबू,
इसको आप लोग क्या मानिएगा, m, अब प्लस 1, तो ये 3m प्लस 1 आपका आ गया। इसका मतलब कि पूरा जो धनात्मक पूर्णांक है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्या? इसका वर्ग, ना कि पूर्णांक, वर्ग होता है। अब इसके बाद जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखिए, 5वां लास्ट चैप्टर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। उसमें वर्ग कह रहा था, इसमें घन कह रहा है। तो अब देखिए, पहले तो हम लोग माना धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होता है? 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, यही होता है। देख लीजिए, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर दिमाग मत लगाइएगा। अब इसका क्या कीजिएगा कि अब इसका थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये आप लोग का धनात्मक पूर्णांक हो गया 3q प्लस 1 3q प्लस 2, एकदम पीछे ही बोला। उसमें वर्ग कहता था, इसमें क्या होगा? घन। तो अब जब घन लीजिएगा तब देखिए, अब इसको हम घन करें, इसी का घन का मतलब क्यों होता है बाबू? इसका पावर क्यों कर देना है। जब क्यों कीजिएगा तो अब यहाँ पर जो इसका घन होना, वो घन होगा 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में आना चाहिए। अब देखिए, इसका घन कर रहे हैं 3q के क्यू, तो 3 का 9, 3 का 3 वाली गुणा कीजिएगा तो 3 का 9, अरे 3q का 3 वाली गुणा का मतलब 3q गुणा 3q, तो 3 का 9 9 3 27, क्यू में गुणा कीजिएगा तो क्यू, इसका मतलब कि 27 क्यू हो जाएगा, यही ना। अब इसके बाद देखिए, अब यहां पर इस 27 को इस रूप में कन्वर्ट करना 9 में, तो हम इस 27 को हम लिख सकते हैं 9 और 9 3 27, मतलब कि 27 को 9 इंटू 3q लिख सकते हैं, 9 3 27, 9 3 27 हो जाएगा। तो देखिए, 9 इसको मान लीजिए क्या m, तो अब आपका क्या हो गया, ई जो है सीधे बदल गया किस रूप में? 9m के रूप में। जहां यहां पर लिख दीजिए, जहां m बराबर 3q, समझ में आ गया। अब जैसे इसका क्यू किए, इसका भी घन कीजिए, इसका भी घन, तो अब इसका घन कीजिएगा बच्चा, तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो आप लोग को पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab², यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको तोड़ना है, चूंकि a के जगह पर है b के जगह पर, a³ मतलब 3q का होल क्यूब प्लस b³, तो b का मान 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो a का मान क्या दिया है 3q स्क्वायर इंटू b का मान 1 और प्लस 3a, तो a का मान 3q अब b, तो b का मान क्या दिया 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब देखिएगा बच्चा, अब यहां देखिए, 3 का 3 वाली गुणा कीजिएगा तो 3 का 9 9 3 27, तो हो जाएगा 27 क्यू प्लस 1 का 3 वाली गुणा होगा 1 प्लस 3 का 2 वाली गुणा कीजिए 3 का 9 और 9 3 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 और 3 का 9 क्यू हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, जितना क्यू दिखाई दे रहा है इसको एक जगह लिखिए, 27 क्यू 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1,
अब यहां से क्या कीजिए कि तीनों में से कॉमन ले लीजिए बाबू, और कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग को लाना कितना है, 9m लाना है। तो जब कॉमन लीजिएगा तो 9 तो तीनों में है, तो 9 कॉमन लीजिएगा, तो 9 कॉमन लीजिए, तो 9 3 27 3 क्यू क्यू, अब प्लस 9 3 27 3 क्यू स्क्वायर। यहां से 9 को हटाइएगा तो क्या बचेगा, क्यू। अब प्लस यहां से कॉमन नहीं लेना, इसको अलग ही रखना है, ठीक। अब देखिए बाबू, है 9, इसको क्या कीजिए कि मान लीजिए m, तो इसको जब m मानिएगा तो यहाँ पर m हो जाएगा, अब +1 जहां m बराबर और 3q अब प्लस 3q स्क्वायर अब प्लस q। अब देखिए जब इसका स्क्वायर किए तो 9m + 1 के रूप में आ गया। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो देखिए अब इसका स्क्वायर करते हैं, 3q + 2 का, 3q + 2 का स्क्वायर नहीं, घन कर है ना, तो घन का मतलब होल क्यू, ठीक है, होल क्यू। अब यहां पर देखिए, अब इसको भी फार्मूला पर तोड़िए, हाई AQ अब प्लस BQ मतलब 2 का क्यू, अब प्लस 3A 3q का स्क्वायर इंटू b मतलब 2 प्लस 3 3 देखिए ध्यान से, AQ + BQ + 3A स्क्वायर b, तो इसका स्क्वायर इंटू b प्लस 3A, तो A का मतलब 3q इंटू b स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर। अब देखिए है 3 का 3 वाली गुणा कीजिएगा तो 3 का 9 और 9 3 27 क्यू क्यू, और 2 का 3 वाली 2 दूनी का 4 दूनी 8, और 3 का 9 दूनी 18 दूनी 36 और क्यू स्क्वायर, और 3 का 9 9 चौका 36 क्यू। अब देखिए जितना क्यू दिखाई दे रहा है इसको एक जगह लाइए, तो 27 क्यू क्यू, ठीक है, हैंग कर गया, 1 मिनट। चलिए अब देखिए हैंग कर गया था, 27 क्यू क्यू अब प्लस क्यू वाला जो दिखाई दे रहा है सब एक जगह लिख दे रहे हैं, तो 27 क्यू क्यू 54 क्यू स्क्वायर और 36 क्यू अब प्लस 8। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लीजिएगा तो 9 कॉमन लीजिएगा तो 9 3 27, तो 3 बार में क्यू क्यू 9 6 54 क्यू स्क्वायर 9 चौका 36 अब प्लस 8। अब इसको क्या कीजिए कि मान लीजिएगा m, तो जब इसको m मानिएगा तो 9m अब प्लस कितना 8, 9m अब प्लस 8, जहां m बराबर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। तो यही हम लोग को प्रूव करना था कि जो पूर्णांक है 3m + 2 या 3m प्लस 3m करें 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए एगो जब प्रूव किए तो 9m आया था, एगो 9m + 1 आया भी 9m प्लस 8। तो इसका मतलब है कि जो पूर्णांक है इसलिए धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यही हम लोग को प्रूव करना था। अब इसके बाद पूरा चैप्टर 1.1 समाप्त, ऑफलाइन में इतना 5 दिन में खत्म हो गया, आप लोग का 1 घंटा में खत्म हो गया। चलिए अब बताइएगा पढ़ाई आप लोग को कैसा लगा। आप बढ़िया लगा होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा पढ़ाई आप लोग को कैसा लगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। कहीं भी मेरा ऑफलाइन क्लास नहीं चलता है, आप लोग को बता देते हैं कि 10th क्लास और 9th क्लास का कहीं भी मेरा ऑफलाइन क्लास नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप भी बिहार में टॉप करें। जय हिंद।